तो हम देखते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। मतलब एग्रीकल्चर जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश में जो पैसा है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसा एग्रीकल्चर का मतलब कंट्रीब्यूशन है, कितना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है और इस कितना हमें इससे आउटपुट मिलता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और इसका जो शेयर है वो जीडीपी में उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रजिस्टर किया है 1951 से 2010-11 तक का जो डाटा है वहाँ तक। इसमें क्या हुआ है कि अबाउट 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। लगभग 52% लोग हमारे देश के फार्म सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो कि लगभग हमारे देश की आधी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। मगर एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन आ गया है। स्टेगनेशन का मतलब होता है बिल्कुल स्थिरता आ गई है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और इसके मगर लोग तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसका मतलब लोगों के जो जीवन का स्तर है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स निकाली है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, इसमें नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश कर दिया, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बना दी, वेटरनरी सर्विस कर दी। वेटरनरी सर्विसेज जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको जो देखने वाले डॉक्टर्स होते हैं और उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होती हैं एनिमल ब्रीडिंग सेंटर। मतलब एनिमल्स जो उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, वो होता है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने अभी देखा था, फ्लावर्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह। और रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो भी इस फील्ड में किया गया है ताकि वेदर को फोरकास्ट किया जा सके मेट्रोलॉजी में। तो ये काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट ने किए हैं, रूरल एरियाज़ में भी सड़कें बनवाना और ये सब। तो जीडीपी का जो रेट है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी देश की जीडीपी बढ़ी है, मगर जो है एग्रीकल्चर है उसमें कोई भी ज़्यादा हमें अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिली है, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी दूसरे सेक्टर्स में इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। इसलिए एग्रीकल्चर पे ही बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपना ले रहे हैं। मगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि इरिगेशन प्रोवाइड करना और खेतों को मतलब पावर प्रोवाइड करना ताकि इरिगेशन की जा सके ट्यूबवेल्स के थ्रू, सड़कों में रोड बनाना, मार्केट प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी फसल को बेच सकें, मैकेनाइजेशन करना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना ट्रैक्टर्स पे और इन सब चीज़ों पे, यूरिया पे। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। अब फूड सिक्योरिटी को देखते हैं। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब वो ये होता है कि बेसिक फूड इज़ अ बेसिक नीड, एक बेसिक नीड है, सबको खाना खाना होता है। 3 ही बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिससे के बिना हम रह नहीं सकते, रोटी, कपड़ा और क्या? रोटी रोटी कपड़ा मकान नहीं, एक तो खाना ज़रूरी होता है, एक हवा ज़रूरी होती है और एक पानी ज़रूरी होता है इंसान के सर्वाइवल के लिए। तो हमारे पास शुद्ध पानी होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए और स्वस्थ खाना होना चाहिए, शुद्ध खाना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फूड जो है वो बेसिक नीड है हर सिटीज़न की हमारे देश में, और मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल पे अगर वो खाना न्यूट्रिशियस ही नहीं होगा, हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं देगा तो क्या फ़ायदा, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो एक अच्छा खाना होना चाहिए। और इसकी वजह से, खाने की कमी की वजह से हमारे देश के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और खाने की कमी होना या फिर खाने की पूर्ति होना यही एक फूड सिक्योरिटी का पार्ट है। फूड सिक्योरिटी में अगर हर किसी के पास उतना खाना अवेलेबल है जितना कि उसके शरीर को आवश्यकता है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए, बस वही फूड सिक्योरिटी होती है। और काफ़ी सारे मतलब फूड जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली डिवाइडेड है पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलाए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, और इसके मेनली जो गवर्नमेंट की नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक होता है बफर स्टॉक और एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि खाना मतलब जैसे कि गेहूँ हो गई और चावल हो गए, दालें हो गई, ये एक साथ गवर्नमेंट जो है इकट्ठा करके गोडाउंस में रखती है, उसको बोला जाता है बफर स्टॉक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि उस बफर स्टॉक को जो गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है वो राशन की शॉप से पब्लिक में
बांटना, वो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होता है, सब्सिडाइज्ड रेट पे, काफ़ी सस्ते रेट्स पे रूरल और अर्बन एरियाज़ में इसको दिया जाता है। और इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है वो उसका मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है इंश्योर करना कि हर किसी को खाने को मिले और एक अफोर्डेबल प्राइस हो, मतलब ऐसे प्राइसेस पे खाना अवेलेबल हो जाए जो हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके और उसको खा सके, और अनेबल करे कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनको फूड मिल पाए। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो मतलब ये है, द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन द फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट राइस। मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई आप लेके आइए अपनी फसलों को, हम आपको एक मिनिमम इतना प्राइस तो आपको ज़रूर देंगे, इससे कम नहीं देंगे। और ये जो बफर स्टॉक है ये मेंटेन किया जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के द्वारा। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इंश्योर किया जाता है, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा खाने को बांटना वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा इंश्योर किया जाता है। FCI प्रोक्योर करता है ग्रेन को और गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो FCI क्या करता है, लोगों से ये जो चीज़ें किसान हैं फसलें जब देने आते हैं तो वो कौन इकट्ठा करता है, वो गवर्नमेंट नहीं, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इकट्ठा करती है। और MSP जो है वो अनाउंस, ये क्वेश्चन आया था UPSC में आया हुआ है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कौन अनाउंस करता है, FCI करती है और कौन करता है, तो वो गवर्नमेंट करती है। और ये भी आया हुआ है कि इसको फूड को प्रोक्योर कौन करता है, तो गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती है, इसको फूड को प्रोक्योर करने का काम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और फिर हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है काफ़ी सारी चीज़ों पे, फर्टिलाइज़र, पावर, वाटर, ताकि जो है फार्मर्स जो हैं आराम से अपनी खेती कर सकें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव इरिगेशन किया जा रहा है, बहुत ही एक्स्ट्रा पानी दिया जा रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है काफ़ी सारी, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और उसकी वजह से जो सॉइल की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेजेज हैव डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न। अब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए MSP डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए फिलहाल शायद आई एम नॉट श्योर बट 21 क्रॉप्स है, 21 क्रॉप्स के लिए MSP डिक्लेयर की जाती है। पहले जब स्टार्ट किया था तो मेनली वीट और राइस के लिए की जाती थी, तो शिफ्ट कर लिया फार्मर्स ने, मतलब वो वैसी क्रॉप नहीं उगाते जिसके लिए MSP ना डिक्लेयर हो, वो उन्हीं क्रॉप्स को खाते हैं जिसमें MSP डिक्लेयर किया जाता है। तो मतलब अपनी नेचुरल जो कंडीशंस हैं उसको नहीं देख के, MSP को देख के अब किसान फसल उगाने लगे, किसी भी एरिया में कुछ भी उगाया जाता है। तो फिर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उगा देते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा बेच पाएँ, काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया में उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करके, इसकी वजह से सॉइल भी डिस्टॉर्ट हो रही है। और मतलब पैरिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस हो रहा है, मतलब जैसे कि जो रिच फार्मर्स हैं उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, पुअर फार्मर्स को तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है इन सब का। तो ये बात है। अब जो है कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है, मतलब जो राशन कार्ड होता है उसके बेस में होता है ना, अलग अलग कार्ड्स होते हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, इसके बेसिस पे मतलब किया हुआ है डिवाइड, और उसी रेट पे उन लोगों को खाना मिलता है। मगर ये क्या है कि जो ALP अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक फसल भी ख़राब हुई ना तो फैमिलीज़, कई हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और फिर आगे मतलब यही बताया गया है कि अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दें और लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करें तो हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं और सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे देश में उनको सही किया जा सकता है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो। और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इरिगेशन की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फोकस करना इंक्रीजिंग फूड ग्रेन मतलब फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पे ही फोकस करना, मतलब अगर सस्टेनेबल बेसिस पे किया जाए, मतलब कि आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, नेचुरल मैन्योर्स यूज़ करो तो ठीक है। मगर अगर आप सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स और सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर सस्टेनेबल बेसिस पर ही इसको प्रमोट किया जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब मैसिव एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता है और पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर सकता है। और फिर क्या हो रहा है, ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है कल्टीवेशन, मतलब फूड क्रॉप से पहले तो गेहूँ चावल ये उगाया करते थे, मगर धीरे धीरे लोग अब क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का, ऑयल सीड्स का और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स का भी काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होने लगा है, जैसे कि हमने प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, इन सब के बारे में पढ़ा था।
अब हमारे पास सामने एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग फूड क्रॉप्स को उगाना बंद कर दें, या फिर बंद तो नहीं करेंगे, खैर कम कर दें, तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। हम लोग कैश क्रॉप्स उगाने लगे हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स उगाने लगे हैं, वो तो हम बेच के उससे पैसे आ जाएंगे, मगर हमारी फूड सिक्योरिटी भी तो खतरे में पड़ जाएगी ना, अगर हमारे पास खाने की कमी होगी तो ये भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बार बार इसमें यही बातें कही गई हैं। अब आगे हमें बोलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मतलब ये जो ओवर इरिगेशन है और लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर में काफ़ी ज़्यादा मतलब जा रहा है। फिर ऐसी फसलें उगाना जो उस रीजन की है ही नहीं, उसमें से भी जैसे गन्ना उगाया जाता है महाराष्ट्र में और काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन पे डिपेंडेड है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। और पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जो वीट उगाया जाना चाहिए, वहाँ पे भी हम लोग राइस उगा रहे हैं, तो इसकी वजह से ट्यूबवेल से खूब पानी निकाल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। बड़े बड़े फार्मर्स ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर छोटे फार्मर तो कर नहीं पाते, तो ये, और वो लोग हाई ईल्ड वैरायटी की सीड्स खरीद पाते हैं, फर्टिलाइज़र खरीद पाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फार्मर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप आ रहा है, यही सब है। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है एग्रीकल्चर पे, वो हम देख लेते हैं। फिर हमें बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई नया फिनोमिना तो नहीं है, ये मतलब कोलोनाइजेशन के टाइम से और उससे भी पहले हमारे पूरे दुनिया में चल रहा है। यूरोपियन ट्रेडर जो थे वो आते थे इंडिया में बहुत ही एंशियंट टाइम से मसाले खरीदने के लिए, और आज भी इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मसालों का, स्पाइसेस का। और जो ब्रिटिश ने डेवलप की थी कॉटन बेल्ट्स, मतलब वो फिर यहाँ से क्या करने लगे, जब कॉलोनाइजेशन हो गया, वो लोग राज करने लगे हमारे देश पे, तो पहले हमारे देश से कपड़ा बन के जाता था पूरी दुनिया में, फिर क्या होने लगा, हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ कपास जो है, कॉटन जाने लगी, और वहाँ से मैनचेस्टर से, लिवरपूल से, जो ब्रिटेन में है, वहाँ से हमारे देश में कपड़ा बन करके आने लगा। इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। फिर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चलाए गए कि मतलब आप कैसे हम लोगों को अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए बोल रहे हैं, जो मतलब कैश क्रॉप्स हैं और हम लोग की फूड क्रॉप्स नहीं है, जैसे कि चंपारण बिहार में इंडिगो के लिए हुआ था, ये सब इसमें बता रहे हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग फूड क्रॉप्स, जैसे कि हमने देखा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स पे और प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफ़ी, इन सब पे शिफ्ट कर रहे हैं। और जो मतलब हम लोग क्या है, हमारे देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है फिर भी पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं अपने फार्मर्स को, और वहाँ की जो मतलब लैंड जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे देश की कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि हमें लैब्स में किस तरीके से टी के प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, ये दिखाया गया है इसमें। फिर आगे मतलब यही बता रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो हमें प्रॉमिस किया था कि बहुत ज़्यादा फसल मतलब अच्छी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब फसल उगेगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, तो तब तो हुआ, मगर अब क्या हो रहा है, उनकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। और अब क्या ज़रूरत है, अब एक जीन रिवॉल्यूशन की हमें आज हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जैसे ये देखा ना कि टिश्यू कल्चर ऑफ टी क्लोथ्स, ये एक जीन रिवॉल्यूशन है, मतलब हम जीन्स अलग कर रहे हैं और उनसे नई दूसरी फसलें उगा रहे हैं, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में बोलते हैं। तो ये जो जीन टेक्नोलॉजी है हमारी, इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जो भी बेस्ट जीन होते हैं उसको मिला करके एक नई क्रॉप की वैरायटी हम लोग इसमें बना लेते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बार बार सेम चीज़ें बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट, ऐसा जो इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के, वैसा सोचते हैं कि जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब हल्का है, ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से फूड ग्रेन्स को उगाते रहे इतने छोटे छोटे लैंड्स पे, तो फिर उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और मतलब उनकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और उनको कीमत काफ़ी कम मिलेगी अपनी फसल की, क्योंकि छोटे लैंड हो जाएंगे इसलिए। तो फार्मर्स जो हैं उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को, सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स में, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा काफ़ी ज़्यादा जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने किया है, जैसे कि वो फ्रूट्स उगाने लगे हैं, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल जैसे कि जत्रोफा, जोजोबा, और ये सारी चीज़ें हैं, उनको इरिगेशन भी